आगे जाके भी हम देखेंगे इसमें कि सब लेटिंग यानी एक टेनेंट आगे उसको किराए पे दे सकता है, तो उसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट किया है कि विद द रिटर्न कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड वो उसको दे सकता है। और अगर वो विदाउट रिटर्न कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड देगा तो फिर क्या होगा, फिर वो उसकी एविक्शन होगी, फिर वो एजेक्टमेंट होगी उसकी प्रीमिसेस में से। ठीक है, उसने वायलेशन की है उस टर्म्स एंड कंडीशन की। तो ले जी, हमने जो है वो जो लैंडलॉर्ड है उसकी डेफिनेशन भी देख ली, जो टेनेंट है उसकी डेफिनेशन भी हम लोगों ने देख ली। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं, रेंट की जो डेफिनेशन है रेंट की, वो हम देख लेते हैं। आप ज़रा देखिएगा, एच है रेंट। रेंट इंक्लूड्स एरियर्स ऑफ रेंट। ठीक है, a utility bill and any amount that may be payable by a tenant in relation to the tenancy। टेनेंसी से रिलेटेड उसने जो भी उसकी लायबिलिटी है, मसलन अगर उसने पिछले माह के पैसे बकिया देने हैं, एरियर्स ऑफ रेंट, तो वो भी रेंट कहलाएगा। अगर उसने कोई बिल अदा नहीं किया, ठीक है, वो भी रेंट में आएगा। और अगर उसने कोई भी टेनेंसी से मुतल्लक जो है वो अमाउंट उसके ज़िम्मे ड्यू है, तो वो भी रेंट में जो है वो शामिल होगी। रेंट की डेफिनेशन आपने जो है वो इसमें देख ली है। अब हम आगे चलते हैं जी, लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन भी हमने देख ली। अब इसमें बड़ी अहम जो डेफिनेशन है वो है, अब हम इसको एक तरफ से पढ़ते हैं, जो जो चीज़ें रह गई हैं वो देखते जाएंगे। ए क्लास में बिल्डिंग थी, हमने पढ़ लिया। बी में है फाइनल ऑर्डर। अच्छा, फाइनल ऑर्डर क्या चीज़ है? मेरे नोट्सों पे आज आप आ जाएं। फाइनल ऑर्डर मीन्स ए फाइनल ऑर्डर पास बाय अ रेंट ट्रिब्यूनल कल्मिनेटिंग दी प्रोसीडिंग्स। यानी एक ऐसा ऑर्डर जो कि प्रोसीडिंग्स का एंड कर दे। ठीक है ना, यानी जो भी उनके दरमियान प्रोसीडिंग है, वट एवर दैट ऑर्डर इज, मसलन उसकी लीव टू कंटेस्ट खारिज कर दी, वो फारग, या लैंडलॉर्ड को फारग कर दिया, उसके खिलाफ ऑर्डर कर दिया, तो वट एवर दैट ऑर्डर में भी अगर वो प्रोसीडिंग को एंड कर रहा है तो वो फिर क्या कहलाएगा जी, वो फाइनल ऑर्डर कहलाएगा। और इसमें शामिल होगा एन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ पगड़ी, एडवांस रेंट, सिक्योरिटी, एरियर्स ऑफ रेंट, कंपनसेशन और कॉस्ट। तो ये जो है वो क्या कहते हैं, ये जो ऑर्डर कोड इस बाबत करेगा, एडजस्टमेंट ऑफ पगड़ी, एडवांस रेंट, सिक्योरिटी, एरियर्स ऑफ रेंट, कंपनसेशन और कॉस्ट, वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी फाइनल ऑर्डर कहलाएंगे। दोबारा पढ़ रहा हूँ, फाइनल ऑर्डर मीन अ फाइनल ऑर्डर पास बाय अ रेंट ट्रिब्यूनल कल्मिनेटिंग द प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग एनी रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ पगड़ी। ठीक है, अच्छा पगड़ी क्या चीज़ है? एडवांस रेंट की तो समझ आती है ना आपको, कि उसने एडवांस रेंट दे दिया है। सिक्योरिटी की भी समझ आती है कि जो पैसे वो देगा वो बाद में उसको वापस मिल जाएंगे। एरियर्स ऑफ रेंट की भी समझ आती है, कंपनसेशन की भी, कॉस्ट की भी समझ आती है। पगड़ी क्या है? पगड़ी बेसिकली एक कस्टम है। कस्टम क्या है कि पगड़ी में वो इन एडवांस पैसे दे देता है और उसकी एवज में कोई नॉमिनल सा जो है वो किराया जो है वो लिख लिया जाता है, जो कि वो किराया वो बाद में हर माह जो है वो उसको देता रहता है। लेकिन वो जो पगड़ी के पैसे हैं उसको आप रेंट ही शुमार करें, वो बाद में वापस नहीं होते। उसका फ़ायदा ये होता है कि पगड़ी लेने का मकसद ये होता है कि ये बंदा अब 1 साल के लिए या 1.5 या 2 साल के लिए भाग नहीं सकता। अब ये बिल्डिंग जो है ये इसके यानी ये किराया जो है एक तरह से उसका जो है वो एडवांस चला गया है, और उसके इवज़ में क्या होता है कि वो जो किराया जो वो दे रहा होता है, ठीक है ना, वो नॉमिनल सा लिख लिया जाता है। तो इस तरह से वो समझ लें कि वो चार्ज होते रहते हैं, वो पैसे जो उन्होंने एडवांस में लिए होते हैं वो फिर चार्ज के तौर पे मिलते रहते हैं हर माह। समझ लें उसकी एक तरह से एडवांस में जो है वो कटौती हो गई है। होप कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई है। तो इस चीज़ को पगड़ी, एडवांस रेंट, सिक्योरिटी, एरियर्स ऑफ रेंट, इसके बारे में भी जो ऑर्डर किया जाएगा, ठीक है ना, वो भी फाइनल ऑर्डर कहलाएगा। बट शैल नॉट इंक्लूड एन ऑर्डर पास इन एग्जीक्यूशन
प्रोसीडिंग। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन में अगर एक ऑर्डर होता है तो वो फाइनल ऑर्डर में जो है वो शामिल नहीं होगा। होप आपको मेरे उसकी समझ आ गई है। मेरे नोट्सों से फाइनल ऑर्डर को पढ़िएगा कि किस तरह से मैंने उसकी डेफिनेशन जो है उसको लिखा है, उसकी प्रेजेंटेशन जो है उसको देखिएगा। गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। पगड़ी, अब पगड़ी इंक्लूड्स any amount received by a landlord at the time of grant or renewal of a tenancy except advance rent or security। वही बात होगी कि एडवांस रेंट और सिक्योरिटी के अलावा जो वो रकम उसको देता है लैंडलॉर्ड, उससे लेता है, ठीक है ना, उसको जो है वो पगड़ी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके वो है जी प्रिमिसेस की डेफिनेशन, हमने उसको देखा है। प्रिस्क्राइब की डेफिनेशन मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर द एक्ट। रेंट की डेफिनेशन हमने देख ली। रेंटेड लैंड की डेफिनेशन हमने देख ली। रेंट ट्रिब्यूनल मीन्स आर रेंट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट। ठीक है, एंड स्पेशल जज रेंट, रेंट ट्रिब्यूनल को जो डील करेगा वो स्पेशल जज रेंट होगा। ठीक है, और टेनेंट की डेफिनेशन हमने देख ली। और एंड पे एम है टेनेंसी एग्रीमेंट की डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। ये वो वाली बात जो मैं आपको कह रहा था कि अब इसमें जो टेनेंसी एग्रीमेंट होगा वो इन इन राइटिंग होगा। टेनेंसी एग्रीमेंट इन राइटिंग बाय विच आर लैंडलॉर्ड लेट्स आउट अ प्रीमिसेस टू दी टेनेंट, जिसके ज़रिए लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी जो है वो टेनेंट को जो है वो किराए पे देता है। ये टेनेंसी एग्रीमेंट की डेफिनेशन बहुत अहम है। इसको देखिएगा, मेरे नोट्सों में देखिएगा, मैंने उसमें हाईलाइट किया है। इन राइटिंग हो, एन एग्रीमेंट हो, इन राइटिंग हो, और बाय विच लैंडलॉर्ड क्या करता है, लेट आउट क्या अ प्रीमिसेस टू अ टेनेंट, ये इसको देता है। ये चैप्टर 1 था, हमने इसको अच्छी तरह से जो है वो देखा है। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 के ऊपर, क्रिएशन ऑफ टेनेंसी। अच्छा जी, अब हमने पढ़ा था कि जो ये चैप्टर 2 जो है ये सेक्शन 5 से लेके ये सेक्शन 10 तक है। अब एजेंसी जो है यानी एक टेनेंसी जो है वो क्रिएट कैसे होती है, इसके लिए आप सेक्शन 5 देखें, एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ठीक है, आ लैंडलॉर्ड शेल नॉट लेट आउट अ प्रिमिसी टू अ टेनेंट एक्सेप्ट बाय वे ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। और टेनेंसी एग्रीमेंट की डेफिनेशन हम क्या पढ़ के आए हैं, एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। तो कोई, अब ये सेक्शन 5 के तहत कोई जो है जो एग्रीमेंट है टेनेंसी का वो नहीं हो सकता, कोई उसको किराए पे अपनी प्रीमिसेस को नहीं दे सकता अनलेस के वो इन राइटिंग हो। ठीक है, अ लैंडलॉर्ड शैल प्रेजेंट द टेनेंसी एग्रीमेंट बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार। अब देखें, अब रेंट रजिस्ट्रार एक नया करेक्टर, एक नया जो है वो प्लेयर सामने आया है कि जो टेनेंसी एग्रीमेंट है, एक तो वो इन राइटिंग होना चाहिए, उसके बाद उसका रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। ये उस सेंस में रजिस्टर्ड नहीं है, वो जो सेक्शन 17 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, सॉरी, ये इस सेंस में है, इस हद तक इसकी रजिस्ट्रेशन है कि ये बात कंफर्म हो जाए कि एक शख्स ने बतौर लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी है और दूसरे ने बतौर टेनेंट ली है। तो उसका वो तरीक़ेकार ये बता रहा है कि जिसको भी इख्तियारात दिए गए हैं रेंट रजिस्ट्रार के, ठीक है, उसके सामने वो जाके क्या करेगा, लैंडलॉर्ड वो टेनेंसी एग्रीमेंट उसके सामने जो है वो पेश करेगा। ठीक है, द रेंट रजिस्ट्रार शैल एंटर द पार्टिकुलर्स ऑफ द टेनेंसी इन अ रजिस्टर, affix his official seal on the tenancy agreement, retain a copy thereof and return the original tenancy agreement to the landlord। अब वो जो रेंट रजिस्ट्रार है, ठीक है, आई थिंक लाहौर में जो स्पेशल जज रेंट हैं वही, आई थिंक शायद वही रेंट रजिस्ट्रार के तौर पे भी काम कर रहे हैं, या ये किसी को भी पावर दी जा सकती है इसकी। क्या किया जाएगा कि लैंडलॉर्ड जाएगा उसके पास टेनेंसी एग्रीमेंट लेके रेंट रजिस्ट्रार के पास, वो क्या करेगा कि उसके पार्टिकुलर जो हैं कि किसने दी, कौन सी प्रॉपर्टी है, किसकी फेवर में दी, कितना किराया है, वो उसका एक रजिस्टर होगा, उसके अंदर उसको क्या करेगा
लिखेगा, पार्टिकुलर उतारेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो जो रेंट एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर अपनी एक स्टैंप लगाएगा। वो स्टैंप इस चीज़ का सबूत होगी कि ये टेनेंसी एग्रीमेंट जो है ये सेक्शन 5 के तहत जो है वो रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है। अच्छा, रिटेन अ कॉपी देयर ऑफ एंड रिटर्न द ओरिजिनल टेनेंसी एग्रीमेंट टू द लैंडलॉर्ड। और जो ओरिजिनल है वो वापस कर देगा किसको, लैंडलॉर्ड को। ओरिजिनल वापस कर देगा, उसकी एक कॉपी जो है वो उसको अपने पास जो है वो रख लेगा। अच्छा, इसमें लिखा नहीं है लेकिन इसमें सिर्फ लैंडलॉर्ड का ही नहीं है, टेनेंट का भी कोर्ट में आना ज़रूरी है। तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि जो टेनेंट होगा उसको नोटिस, पहला नंबर यूजुअली टेनेंट साथ ही आता है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी लेट आउट की जा रही होती है उस वक्त पार्टियों का आपस में कोई ख़ास डिस्प्यूट नहीं होता, तो वो दोनों कोर्ट में आ जाती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन फिर भी अगर टेनेंट नहीं आता तो फिर कोर्ट पहले उसको नोटिस करेगी, अगर वो नहीं आता तो फिर कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करके और उस एग्रीमेंट को जाके आगे जो है वो रजिस्टर्ड करेगी। द एंट्री सब सेक्शन 3 पढ़ने लगाऊँ 4। The entry of particulars of the tenancy shall not absolve the landlord or the tenant of their liability to register the tenancy agreement under the law relating to registration of a document। वो जो बात मैं आपसे कह रहा था कि अगर किसी लॉ के तहत वो प्रॉपर्टी फ़र्ज़ करें 100 रुपये से ज़्यादा और कोई लॉ कहता है कि उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, तो वो एक अलहदा प्रोसीजर है, वो उन्होंने अलहदा अडॉप्ट करना है। लेकिन यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का मकसद बिफोर रेंट रजिस्ट्रार वो सिर्फ इस हद तक है कि उनके दरमियान लैंडलॉर्ड और टेनेंट का एक जो रिलेशनशिप है वो उसका एक सबूत आ जाए। और इसका मकसद यही था ये नए लॉ के तहत कि पिछले में वो ओरल टेनेंसी की बुनियाद पे जब डिनाई कर देता था टेनेंट उसको लैंडलॉर्ड मानने से, तो वो फिर सालों साल प्रोसीडिंग चलती थी। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी करार दे दिया गया है कि टेनेंसी का इन राइटिंग होना और फिर रेंट रजिस्ट्रार के सामने उसका रजिस्टर्ड होना जो है वो ज़रूरी है। सब सेक्शन 5 पढ़ने लगाऊँ। A tenancy agreement entered in the office of a rent registrar or a certified copy thereof shall be a proof of the relationship of the landlord and tenant। वो कहता है कि जब उसकी स्टैंप लग जाएगी तो वो इस बात का सबूत होगा कि ये प्रॉपर्टी बतौर टेनेंसी जो है वो टेनेंट को दी गई है। यानी वो जो 2 नंबरी होती थी, वो कहता था मैंने तो एग्रीमेंट टू सेल के तहत ली है, मैंने तो इससे ख़रीद ली है, मैंने तो ये कर लिया, मैं तो पहले से इस पे काबज़ था, हमारा तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था। उन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि इसका जो है वो रजिस्टर्ड होना जो है वो ज़रूरी है, इन राइटिंग और रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। सब सेक्शन 6 पढ़ने लगाऊँ। An agreement which may be executed between the landlord and tenant in respect of the premises shall be presented before the rent registrar in the same manner as provided in subsection 2। अच्छा जी, अगला सबसेक्शन 6 उससे भी ज़बरदस्त है। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर बाद में उनके दरमियान अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है, एक एग्रीमेंट तो ये हो गया जो उन्होंने टेनेंसी का किया है, इसका क्या था कि ये वाला एग्रीमेंट क्या था कि मसलन उन्होंने इतनी देर के लिए उसको किराए पे दिया, ये तो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। लेकिन बाद में फ़र्ज़ करें वो एक्सटेंड करते हैं या वो किराए का रेट बढ़ाते हैं, एक नया एग्रीमेंट करते हैं, तो सब सेक्शन 6 कहता है वो भी फिर उसका भी जैसे ऊपर वाले का प्रोसीजर आपको बताया है, इधर भी उसका जो है वो सब सेक्शन 2 के तहत जो है वो उसका रजिस्टर्ड होना जो है वो ज़रूरी है। सब सीक्वेंट टेनेंसी अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो उसका भी रजिस्टर्ड होना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, होप कि आपको इस चीज़ की भी जो है वो समझ आ गई। सेक्शन 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बताता है कि नए लॉ के तहत जो है वो टेनेंसी कैसे क्रिएट होगी, वो बताता है कि टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो इन राइटिंग होगा और जो है वो उसको लेके लैंडलॉर्ड जो है वो जाएगा उसके पास रेंट रजिस्ट्रार के पास, वो उसके ऊपर उसके पार्टिकुलर्स एक रजिस्टर में एंटर करेगा और उसके बाद उसके उसके ऊपर एक अपनी स्टैंप लगाएगा, वो रेंट एग्रीमेंट असल उसको वापस कर देगा टेनेंट लैंडलॉर्ड को, जबकि कॉपी अपने पास रख लेगा। वो जो उसने स्टैंप लगाई है वो इस बात का सबूत है कि वो उनके दरमियान लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो है वो रिलेशनशिप है। कल को उनके दरमियान जो है वो किसी किस्म की लिटिगेशन जो है
उसका इम्कान नहीं रहेगा। फिर हमने पढ़ा है कि अगर बाद में वो कोई एग्रीमेंट करते हैं सब सीक्वेंट, तो वो भी ऊपर वाले तरीके के मुताबिक जो है वो रेंट रजिस्ट्रार के पास जो है वो रजिस्टर्ड होगा। ये था सेक्शन 5। होप के आप लोगों को जो है वो इसकी जो है वो समझ आ गई है। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि मैं आप लोगों को एक वो स्टैम्प शुदा जो है वो रेंट एग्रीमेंट दिखाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समर वेकेशन की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन मैंने इंशाल्लाह 21-22 अगस्त से जाना है ड्यूटी पे, तो जो ही मैं कोर्ट पहुंचता हूं तो मैं वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अरेंज करके तो मैं इंशाल्लाह वो अपलोड करूंगा, ताकि आप लोग इनको विजुलाइज भी कर लें कि एक रेंट एग्रीमेंट और वो स्टैंप वाला अगर एक डॉक्यूमेंट देखें, और फिर जब आपको वो सेक्शन भी साथ याद आए और आप उसको डॉक्यूमेंट देख के उसको विजुलाइज भी कर लें, तो वो फिर चीज़ इंसान को जो है वो भूलती नहीं है। ले जी आगे चलते हैं सेक्शन 6 के ऊपर। कंटेंट्स ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट, इसमें कुछ मेरे पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। एक वो आप पढ़ेंगे, बड़ी इसकी इजी लैंग्वेज है, वो आप देख लीजिएगा, मेरे नोट्सों से देख लें, इधर से देख लें कि एक जो रेंट का एग्रीमेंट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, लो जी, उसमें पार्टिकुलर ऑफ लैंडलॉर्ड और टेनेंट उनका आता पता लिखा होगा, फिर जो प्रीमिसेस होगी उसकी डिस्क्रिप्शन दी होगी, लिखा होगा कि प्रीमिसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। फिर उसके बाद पीरियड ऑफ टेनेंसी होगा, कितने सालों के लिए दिया जा रहा है। फिर रेंट के लिहाज से रेंट की रेट ऑफ रेंट लिखा जाएगा। आगे हम जाके आगे पढ़ेंगे कि अगर अच्छा जी, रेट ऑफ इन्हांसमेंट लिखा होगा कि वो सालाना कितना पड़ेगा। ड्यू डेट लिखी होगी कि अगर वो नहीं देता इन टाइम, नहीं, किस डेट को उसने पे किया करना है। फिर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट के उसने थ्रू मनी ऑर्डर देना है, उसने थ्रू बैंक अकाउंट देना है, या उसने टेंडर करना है इन पर्सन उसको। वो सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो लिखी हुई हैं। अच्छा, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अगर रेट ऑफ रेंट नहीं तय हुआ तो क्या कंसीडर किया जाएगा, अगर इन्हांसमेंट नहीं लिखा तो क्या कंसीडर किया जाएगा, अगर ड्यू डेट नहीं लिखी तो क्या कंसीडर किया जाएगा, अगर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट नहीं लिखा तो क्या होगा, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है वो अगर थ्रू बैंक होना है किराया अदा, तो उसके पार्टिकुलर्स लिखे जाएंगे बैंक अकाउंट के। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो एफ है, पर्पज़ फॉर द विच प्रिंसिस इज़ लेट आउट, कि वो पर्पज़ क्या है जिसके लिए वो प्रीमिसेस जो है वो किराए पे दी जा रही है, वो लिखना उसके लिए ज़रूरी है। देखिए मेरी बात सुने, आगे जाके हमने जब एविक्शन पढ़ना है ना कि किन ग्राउंड पे टेनेंट को निकाला जा सकता है, तो वो अभी तक यही बातें हैं जो हम कह रहे हैं कि एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन उसने वायलेट कर दी हैं, या उसने बगैर इजाज़त वो प्रॉपर्टी आगे किराए पे दे दी है, या उसने जो है उस जिस पर्पज़ के लिए प्रेमिसेस को लिया था उसके अलावा कोई पर्पज़ वहाँ पे शुरू कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, अमाउंट ऑफ एडवांस रेंट सिक्योरिटी और पगड़ी, अगर कोई एडवांस रेंट है, सिक्योरिटी है या पगड़ी है, तो वो भी उसके अंदर जो है वो लिखी जाएगी। ये एक एग्रीमेंट के कंटेंट्स हैं। अगर वो एग्रीमेंट मुझे मिल जाता है, मैं आपको दिखाऊं, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी। ठीक है, अब इसमें हम इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ रेंट इन डिफॉल्ट। इफ द टेन्योर ऑफ द टेनेंसी इज फिक्स बट अ रेंट इज फिक्स ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द टेन्योर, द रेंट शैल बी डीम्ड टू रिमेन इन द सेम फॉर द होल पीरियड। देखिए, टेनेंसी एग्रीमेंट किया है 3 साल के लिए, लेकिन 3 साल में किराया कैसे कैसे अदा होगा, किस हिसाब से अदा होगा, ये नहीं लिखा। सिर्फ ये लिखा है कि जी 5,000 रुपया महाना, बस। ठीक है, तो वो कहता है फिर जो टाइम जिसके लिए नहीं ना फिक्स किया गया, वो यही समझा जाएगा कि सेम किराया ही चलना है। ले जी, ये बहुत इजी है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जो है इसकी समझ आती चली जाएगी। उसके बाद सेक्शन 7 है पेमेंट ऑफ रेंट। रेंट कैसे पे होना है, एक तो जो मोड लिख दिया गया उसके अंदर उसके मुताबिक पे होगा कि जी टेंडर किया जाएगा, यानी उसको इन कैश दिया जाएगा, या थ्रू बैंक अकाउंट दिया जाएगा, या ठीक है, अगर नहीं लिखा उसमें, मोड ही नहीं लिखा कि रेंट कैसे पे होना है, तो उस सूरत में इफ द मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट मेंशन इन द टेनेंसी एग्रीमेंट, अ टेनेंट शैल पे और टेंडर द रेंट। ठीक है, रेंट थ्रू मनी ऑर्डर और डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। थ्रू मनी ऑर्डर उसको भेज देगा,
लैंडलॉर्ड को या थ्रू बैंक अकाउंट उसको भेजेगा, ठीक है। और पेमेंट कब हुआ करेगी, जो डेट उसके अंदर लिखी है, और अगर नहीं लिखी तो हर माह का, जिस माह को वो ड्यू हो रहा है उसकी 10 तारीख तक उसने जो है उसको पे करना है। होप के आपको इसकी जो है वो समझ आ गई है। ये सेक्शन 7 था, आप इसको पढ़िएगा, ये बड़ा आसान है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको देता चला जा रहा हूँ। आगे एग्जिस्टिंग टेनेंसी। अच्छा, ये सेक्शन जो है ये अब इसकी इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। An existing landlord and tenant shall, as soon as possible but not later than 2 years from the date of coming force of this act, being the tenancy in conformity with the provision, bring the tenancy इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पहले टेनेंसी औरल भी हो सकती थी पिछले लॉ के तहत, और उसका रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी नहीं है। तो सेक्शन 8 ने ये कहा 2009 में कि देखो भाई, 2 साल के अंदर अंदर, 2009 यानी 2011-12 के अंदर अंदर आप हर लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो कि पिछले लॉ के तहत चला आ रहा है वो अपने उसको जो है ना अपने एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा लें रेंट रजिस्ट्रार से, ठीक है। तो वो तो 2011-12 में पूरे हो गए साल, ठीक है। अगर अभी हम आगे चल के देखेंगे कि अगर किसी ने वो टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं रजिस्टर्ड करवाया या इसकी कंप्लायंस नहीं की, आज भी नहीं की, तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो अब हम पढ़ने लगे हैं सेक्शन 9 में। Effect of non-compliance. Section 9. If a tenancy does not conform the provision of this act, the rent tribunal shall not entertain an application under this act. देखें, लैंडलॉर्ड भी आ सकता है, आगे जाके पढ़ेंगे, टेनेंट भी रेंट ट्रिब्यूनल के पास अपनी ग्रीवेंस लेके आ सकता है। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट जो है वो जो हम सेक्शन 5 में पढ़ के आए हैं उसके तहत वो इन राइटिंग नहीं है, या इन राइटिंग होने के साथ साथ वो रेंट रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो वो उसको इंटरटेन नहीं करेगा अनलेस दो कंडीशन है। ऑन बिहाफ ऑफ द टेनेंट अनलेस ही डिपॉजिटेड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द एनुअल वैल्यू ऑफ द रेंट ऑफ द प्रेमिसेस इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। अगर तो टेनेंट आया है रेंट ट्रिब्यूनल में अपनी ग्रीवेंस लेके, अपनी एप्लीकेशन लेके, तो उसको जो एनुअल रेंट है उसका 5% जो है 5% जो है वो एज ए पेनल्टी जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाना होगा, और उसकी रसीद जो है वो कोर्ट में जो है वो दाखिल करवानी होगी। मसलन फ़र्ज़ करें कि 100 रुपया रेंट है एक माह का, तो एक साल का कितना बना 1200 रुपया। अब 1200 रुपये का 5% निकाल लें, एनुअल रेंट का उसने कहा है ना, तो 500 रुपये का जो है वो आप 1200 रुपये का आप निकाल लें, 5% जो भी बनता है वो उसको कहा जाएगा कि चलो भाई पेनल्टी जो है वो जमा करवा के आए आप। तो मेरी बात सुने यहाँ पे, एक तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो आपसे कहे कि भाई एक ऑर्डर लिखो जिसमें वो आया है रेंट ट्रिब्यूनल के पास आया है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो लैंडलॉर्ड या टेनेंट है, ठीक है। तो आप बताओ आप क्या ऑर्डर करेंगे। तो हम उसको कहेंगे कि जाओ भी 5% ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट का जो है एनुअल रेंट का जो है वो पेनल्टी जमा करवा के गवर्नमेंट ट्रेजरी में फिर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हारी एप्लीकेशन जो है उसको जो है वो आगे प्रोसीड करूँगा। अच्छा, एक तो वो आपसे ये कह सकता है ये ऑर्डर लिखें। अब ये ऑर्डर मैंने आपको देना है, हमारे मेरे जो है वो बैचमेट हैं उस्मान साहब, पहले भी मैंने आप तारफ़ करवाया है, वो इंशाल्लाह मुझे जो ही उनसे मुझे ये ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं तो मैं वो आपको कंपाइल करके तो ये वाला ऑर्डर जो है वो मैं आपको देता हूँ कि अगर टेनेंट आता है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो 5% पेनल्टी का ऑर्डर, और अगर लैंडलॉर्ड आता है और रजिस्टर्ड नहीं है तो 10% एनुअल रेंट का जो है उसने जमा करवाना है। तो उसका कोड ने जो ऑर्डर करना है वो ऑर्डर आपको मिल जाए ताकि आप उसको एक नज़र जो है वो देख लें। अच्छा, अब एक चीज़ और देखें आप इसमें कि वो आपसे ये भी कह सकता है कि जी आप बताएं पेनल्टी कितनी होगी।
तो फिर आप देख लें, महाना रेंट उसने बताया होगा, आपने उसको 12 से ज़रब देनी है, साल का आ गया, और उसका 5, यहाँ अगर लैंडलॉर्ड है 10% निकाल के बता देना है कि जी सेक्शन 9 के तहत इतनी पेनल्टी जो है वो उसने देनी है। होप आपको सेक्शन 9 की जो है वो समझ आ गई। हम थोड़ा सा जो है वो रिपीट करते हैं। सेक्शन 1 तो शॉर्ट टाइटल के बारे में था, 2 जो था वो डेफिनेशंस के बारे में था, 3 जो था वो सेक्शन 3 मेरे ख्याल हम छोड़ गए हैं, सेक्शन 3 एग्जेम्पशन के बारे में था कि गवर्नमेंट कुछ जो एरियाज़ को, पंजाब के एरियाज़ को समझे कि यहाँ रेंट लॉ जो है ये एक्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए, उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। और सेक्शन 4 था ओवर राइडिंग इफेक्ट का, कि ये वाला जो लॉ है इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, ये हम छोड़ गए थे। अच्छा, सेक्शन 5 था वो क्रिएशन ऑफ एजेंसी के बारे में, कि जो उनके दरमियान एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान है वो किस तरह से होगा। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने लिखना है कि सबसे पहले लैंडलॉर्ड जो है वो उसको प्रेजेंट करेगा रेंट रजिस्ट्रार के सामने, और अगर टेनेंट आ गया है तो ठीक है, नहीं तो नोटिस किया जाएगा। अगर नोटिस पे भी नहीं आता तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करते हुए रेंट रजिस्ट्रार आगे प्रोसीड करेगा। उसके बाद वो उसके पार्टिकुलर्स अपने रजिस्टर में लिखेगा, असल के ऊपर स्टैंप लगा के वो टेनेंट लैंडलॉर्ड को वापस करेगा, कॉपी अपने पास रखेगा, और वो इस चीज़ का सबूत होगा कि दोनों के दरमियान लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो है रिलेशनशिप है, ताकि कल को कोई नया डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। उसके बाद सब सेक्शन 2 ये कहता है अगर बाद में उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है तो वो भी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये सेक्शन 5 था। फिर हमने सेक्शन 6 में देखा कि वो जो एग्रीमेंट इन राइटिंग और जिसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, तो उसके कंटेंट्स क्या होंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉमन सेंस बातें थी, वो सारी हमने पढ़ा था। फिर सेक्शन 7 में हमने ये देखा है, अच्छा बेटा मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 7 जो है वो ये बताता है कि जो रेंट है वो अगर उसका मोड नहीं लिखा तो वो मोड ये होगा कि या वो उसके बैंक में अकाउंट में थ्रू बैंक अकाउंट जमा करवाए, या वो उसका जो है वो मनी ऑर्डर करवाए। फिर अगर डेट नहीं मेंशन तो हर माह की 10 तारीख तक जो है वो उसको जो है वो किराया जो है वो आने वाले माह की 10 तारीख तक जमा है। सेक्शन 8 हमने देखा। सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस हमने देखा। अब हम चलते हैं सेक्शन 10 के ऊपर। सेक्शन 10 है इफेक्ट ऑफ अदर एग्रीमेंट। इफेक्ट ऑफ अदर एग्रीमेंट क्या है, देखिए मेरी बात सुने। An agreement to sell or any other agreement entered into between the landlord and the tenant after the execution of the tenancy agreement in respect of the premises and for a matter other than the matter provided under the tenancy agreement shall not affect the relationship of landlord and tenant unless the tenancy is revoked through a written agreement entered before the rent registrar in accordance with the provision of section 5। देखिए, पहले लॉ में ये था कि वो जब भी वो लैंडलॉर्ड आता था और कोर्ट को कहता था जनाब ये टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है तो इसको जो है वो क्या कहते हैं, इसको ये मेरी जगह जो है प्रिंसी जो है उसको वकेट नहीं कर रहा, तो वो उठता था तो वो कहता था जनाब मैंने तो ओरल एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट टू सेल के तहत इससे प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। उसका इतना कह देना, और वो प्रॉपर कोई 5-5 7-7 साल जो था वो एप्लीकेशन, फिर उस पर एविडेंस और वो चलता रहता था। तो उसके लिए एक तो उन्होंने कहा कि इन राइटिंग होगा, जो टेनेंसी एग्रीमेंट होगा रजिस्टर्ड होगा। अब यहाँ पे सेक्शन 10 में वो कहता है कि अगर एग्रीमेंट तो सेल हो गया कि उसने जी ये प्रॉपर्टी उसको बेच दी है, बयाना ले लिया है, ठीक है, तो वो कहता है कि वो एग्रीमेंट टू सेल या कोई और ऐसा एग्रीमेंट, वो कहता है उसके लिए भी उनको सेक्शन 5 के तहत रेंट रजिस्ट्रार के पास आना पड़ेगा, और वो जो टेनेंसी एग्रीमेंट है उसको रिवोक करवाना पड़ेगा कि भाई वो हम ख़त्म कर रहे हैं। अब हम जो है एज ए परचेजर और सेलर जो है इस एग्रीमेंट के तहत जो है वो काबज होंगे। अब हमारा जो वो वाला जो टेनेंसी एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो गया, ये सेक्शन 10 कह रहा है। तो इसने लिटिगेशन को और कम कर दिया।
अब कोई आके ये नहीं कह सकता जनाब ठीक है मैं इसका किराएदार था लेकिन बाद में हमारा आपस में एग्रीमेंट हो गया। अब वो इसलिए नहीं कह सकता कि सेक्शन 10 कहता है अगर बाद में तुमने ख़रीद लिया तो भी तुमने मुझे आके बताना था, रेंट ट्रिब्यूनल में आके तुमने बताना था, रेंट रजिस्ट्रार के पास आके तुमने बताना था कि जनाब मैंने ये प्रॉपर्टी जो है इससे एग्रीमेंट टू सेल के तहत जो है वो परचेज़ कर ली थी, अब तो मैं इसका टेनेंट जो है वो हूँ ही नहीं। होप कि आपको सेक्शन 10 की भी जो है वो समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं। सेक्शन 11 बड़ा आसान है, सब लेटिंग। अगर टेनेंट ने प्रॉपर्टी आगे किसी टेनेंट को देनी है तो उसके लिए उसको इन राइटिंग पूरी कॉन्सेंट चाहिए होगी लैंडलॉर्ड की, फिर वो उसको जो है वो आगे जो है वो सबलेट करेगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे हैं लैंडलॉर्ड की जो है वो ऑब्लिगेशंस हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ पढ़ाने वाली बात नहीं है, बस आपने इसको देखते जाना है, बहुत इजी लिखा हुआ है। ठीक है। सेक्शन 12 है ऑब्लिगेशन जो है। सबसे पहले क्या है, डिलीवर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट। जो उसने एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाया है रेंट रजिस्ट्रार के पास, वो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी देने का पाबंद होगा टेनेंट को। उसके बाद वो क्या करेगा कि द लैंडलॉर्ड सब्जेक्ट टू द टेनेंसी एग्रीमेंट रिपेयर द प्रीमिसेस एज मे बी नेसेसरी टू कीप इट इन हैबिचुअल कंडीशन। कि जो ज़रूरी उसकी रिपेयरमेंट होनी होती है किसी भी बिल्डिंग की, वो उसको ज़रूर करवाएगा। ठीक है, वो करवाया करेगा। टू पे टैक्सेस और चार्जेस, टैक्स और चार्जेस जो है वो पे किया करेगा। ठीक है। अच्छा, ये टू पे टैक्सेस एंड चार्जेस आगे हम आगे जाके देखेंगे कि अगर वो उसको प्रीमिसेस को रिपेयर नहीं करवाता तो फिर टेनेंट के पास क्या रेमेडी होगी, और अगर वो टैक्स नहीं देता, चार्ज नहीं देता, तो उसके पास क्या रेमेडी होगी टेनेंट के पास, ये हम आगे चल के देखेंगे। नॉट टू कट ऑफ, सस्पेंड और विद होल्ड एन अमेनिटी, यूटिलिटी और ईजमेंट। ठीक है, कि जो उसको सहूलियात दी गई हैं। ठीक है। लैंडलॉर्ड शैल नॉट कट ऑफ, सस्पेंड, विद होल्ड विदाउट जस्ट और सफिशेंट कॉज एनी अमेनिटी, यूटिलिटी और ईजमेंट। कि वो बिला वजह उसका कोई मीटर नहीं काट देगा, गैस उसका पानी नहीं बंद कर देगा, ये भी जिम्मेदारी होगी किसकी, लैंडलॉर्ड की। नॉट टू एंटर प्रीमिसेस विदाउट नोटिस, कि वो प्रेमिसेस में बगैर इजाज़त जो है वो दाखिल नहीं होगा। ये उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, किसकी, लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशंस हैं। अगर वो उसको पूरा नहीं करता, उसकी आगे फिर इसी सेक्शन में जो है वो रेमेडी लिखी हुई है। Remedy against non-fulfillment of an obligation: if the landlord neglect or fail to fulfill an obligation under this act or the tenancy agreement, the tenant may file an application in the rent tribunal for an order directing the landlord to fulfill the obligation। तो टेनेंट के पास ये राइट होगा कि वो उठे और एक एप्लीकेशन दे रेंट ट्रिब्यूनल में, और वो इस्तदा करे कि जनाब इसको कहें कि ये रेंट एग्रीमेंट की कंडीशंस पूरी करे, या अभी जो सेक्शन 12 में कंडीशंस लिखी गई हैं कि उसको रिपेयर करवाएगा,